आपने स्क्रॉल करते हुए या कई मूवीज में कभी न कभी डार्क वेब का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन डार्क वेब के उन काले कारनामों का जिक्र कोई इतना करता ही नहीं जिसके लिए डार्क वेब असल में यूज किया जाता है। एक ऐसी दुनिया है जहां पर वो भी नहीं पहुंच सकते जिन्हें हमारी पल पल की खबर रहती है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और कई बड़ी कंपनीज यहाँ एंटर करने के नाम पर ही कामती हैं। यहाँ लाखों लोग रोज लॉग इन करते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। इस दुनिया में एंटर करते ही यूजर का नाम, लोकेशन, आईपी एड्रेस सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाता है। मतलब इस डार्क वेब की दुनिया में कोई कुछ भी करे, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करे, उस यूजर की आइडेंटिटी कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी और ना ही कभी वो यूजर आसानी से पकड़ा जाएगा, चाहे सामने कितनी ही बड़ी टेक कंपनी या एजेंसीज क्यों ना हो। ये जाहिर सी बात है, जब इंसान को इतनी फ्रीडम मिल जाए कि वो कुछ भी करे, कोई उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता, तो इंसान शैतान बन जाता है। यहाँ गन, ग्रेनेड्स, किसी भी तरह का ड्रग, किसी कंट्री का पासपोर्ट और कई ऐसी चीजें जो आपकी इमेजिनेशन से भी परे हैं, यहाँ बिल्कुल ऐसी मिलती हैं जैसे मार्केट में सब्जी। हैरानी की बात यह थी कि ये वेबसाइट किसी हैकर ने नहीं बल्कि कैसी कंट्री ने बनाई जो आज के टाइम में सबसे पावरफुल मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये वेबसाइट बनाई थी अमेरिका ने, ना कि किसी हैकर ने। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर डार्क वेब क्रिमिनल का अड्डा है तो गवर्नमेंट ने इसे बनाया ही क्यों? कैसे एक प्राइवेट प्रोजेक्ट क्रिमिनल का सबसे बड़ा अड्डा बन गया? आज हम दी डार्क वेब की पूरी कहानी जानेंगे, इसके काम करने का तरीका, इसकी हिस्ट्री और वो रियल केसेस जिन्हें जानकर शायद आप इंटरनेट को पहले जैसा ना देखें। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपको लगता है कि इंटरनेट सिर्फ गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तक ही लिमिटेड है, तो आप इंटरनेट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा जानते हैं। असलियत में जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% होता है। आपके जहन में अभी एक सवाल होगा कि बाकी का 95% कहाँ है? इंटरनेट को जनरली 3 पार्ट में देखा जाता है। सबसे ऊपर है सरफेस वेब। ये वही इंटरनेट है जिसे गूगल, बिंग और दूसरे सर्च इंजन इंडेक्स करते हैं। न्यूज वेबसाइट, यूट्यूब, विकिपीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, ये सब इसी वेब सरफेस का पार्ट है। इसके नीचे आती है डीप वेब। डीप वेब का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि डीप वेब मतलब इलीगल, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। डीप वेब में वो पेजेस होते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते, जैसे आपका जीमेल, आपका इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, पर्सनल डाटाबेस। ये सब प्राइवेट होने की वजह से गूगल पर सर्च नहीं होते, लेकिन इलीगल भी नहीं होते। असल में इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा डीप वेब भी कवर करता है, जहां आपके पर्सनल डेटा को सिक्योर किया जाता है। इससे नीचे आती है सबसे निचली और मिस्टीरियस लेयर, दी डार्क वेब। ये इंटरनेट का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। डार्क वेब की वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट की तरह .com या org से खत्म नहीं होती। इनका एड्रेस ओनियन होता है और इन्हें एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। ये टॉर ब्राउजर ही है जो यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करके रखता है। लेकिन कैसे? इतने एडवांस एजेंसीज होने के बावजूद भी इस ब्राउजर के यूजर को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। ये समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। इमेजिन करो कि आप दिल्ली से कोलकाता एक सीक्रेट लेटर भेजना चाहते हो। अगर तुम सीधा लेटर दिल्ली से कोलकाता भेजते हो तो बीच में कोई भी जान सकता है कि सेंडर और रिसीवर कौन है। लेकिन टॉर ब्राउजर कुछ अलग करता है। टॉर ब्राउजर कुछ डीलर को चुनता है। मान लीजिए आपने अपना लेटर पहले दिल्ली से पुणे भेजा और पुणे से किसी डीलर ने उसे मुंबई भेज दिया, फिर मुंबई से केरला और उसके बाद फाइनल रिसीवर तक पहुंचता है। और डीलर को एक छोटी सी डेस्टिनेशन पता होती है कि ये लेटर कहां से कहां जाएगा। उसके आगे का और उसके पीछे का रास्ता उसको नहीं मालूम होता। सेम ऐसे ही हर वेबसाइट को इतना पता होता है कि डाटा उसके पास कहां से आया और कहां भेजना है, लेकिन किसी को भी पूरा रूट नहीं पता होता। इसी वजह से सेंडर और रिसीवर की असली आइडेंटिटी छुप जाती है। इस प्रोसेस को अनियन रूटिंग कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके हर पिछले कदम को मिटा दिया जाता है और आपको एक नए आईपी एड्रेस से कवर किया जाता है। जैसे कि प्याज की परत अपने अंदर की परत को छुपा कर रखती है, इसीलिए इसे अनियन रूटिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, किसी को बेचना था और किसी को खरीदना। उस लेन देन में सबसे जरूरी था पेमेंट। अगर डार्क वेब पर कोई चीज खरीदता है तो उसकी पेमेंट कैसे होती है? क्योंकि नॉर्मल बैंकिंग से तो तुरंत आइडेंटिटी रिवील हो सकती है और यूजर तुरंत पकड़ा जा सकता है। और यही एंट्री होती है बिटकॉइन की। 2009 में एक अननोन इंसान या कह सकते हैं ग्रुप ने बिटकॉइन बनाया जिसका नाम था सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन ने दुनिया को पहली बार एक ऐसा डिजिटल करेंसी सिस्टम बना दिया जिसमें ना तो गवर्नमेंट ना तो कंपनी थी, सिर्फ कंप्यूटर का एक नेटवर्क था। इसमें पैसे की लेन देन में गवर्नमेंट या किसी कंपनी की जरूरत नहीं थी, जिससे किसी की पेमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता था, सब प्राइवेट था। डार्क वेब के मार्केट प्लेस ने इसी चीज का फायदा उठाया और कुछ ही सालों में एक वेबसाइट दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस होगी और वो थी सिल्क रोड। 2011 में लॉन्च हुई सिल्क रोड को लोग डार्क वेब का अमेजोन कहते थे। लेकिन आज के अमेजोन की तरह वहाँ बुक्स, मोबाइल, कपड़े नहीं बिकते थे। यहाँ बिकती थी गन्स, नकली पासपोर्ट, किसी का पर्सनल डेटा, हिटमैन और कई इलीगल चीजें। डार्क वेब पर एक बहुत मशहूर लाइन है जिसमें कहते हैं कि यहाँ चूही के दूध से लेके हाथी के दांत तक सब बिकता है। इस कहानी के हर ट्विस्ट पर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आपको ये जान के और हैरानी होगी
कि इसका क्रिएटर कोई एक्सपीरियंस हैकर नहीं बल्कि 26 साल यंग अमेरिकन रॉस उल्ब्रिक्ट था। रॉस की मेंटालिटी नॉर्मल लोगों से काफी अलग थी। उसका मानना था कि गवर्नमेंट को लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करें, उसमें गवर्नमेंट या पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसने इस थिंकिंग को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित नहीं रखा, उसने इसको प्रैक्टिकली किया, जिसका नतीजा आज की डार्क वेब है। उसने सिल्क रोड को एक फ्री मार्केट के रूप में देखा, लेकिन धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल मार्केट प्लेस में बदल गया। हर दिन लाखों डॉलर्स का बिजनेस होने लगा। लॉ एजेंसी सालों तक समझ ही नहीं पाई कि वेबसाइट का ओनर आखिर है कौन। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसीज इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये वेबसाइट डार्क वेब पर थी और ओनर अपनी आइडेंटिटी बहुत केयरफुली छुपा रहा था। कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब बड़े बड़े ऑफिसर्स और एजेंसीज इसके बारे में कुछ ना पता कर सके, वहीं पर एक एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने एक बिल्कुल सिंपल पैंतरा आजमाया। उसने सोचा कि जब वेबसाइट का क्रिएटर इस वेबसाइट को लॉन्च कर रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं तो उसकी बात की होगी। और फिर गैरी को एक पुरानी पोस्ट मिल गई जिसमें एक यूजर का नेम अल्टॉइड था। वो सिल्क रोड के बारे में लोगों को बता रहा था। FBI ने इसी पैंतरे की कड़ियों को जोड़ते हुए रॉस उल्ब्रिक्ट की सारी कुंडली निकाल ली और 2013 में FBI ने एक शॉकिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। एजेंट्स ने रॉस उल्ब्रिक्ट को एक लाइब्रेरी में ट्रैक कर लिया, लेकिन उस ऑपरेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। FBI को पता था कि रॉस का सारा डेटा इनक्रिप्टेड है। अगर रॉस को जरा भी भनक लगती कि FBI उसके पीछे है तो रॉस को सिर्फ 1 सेकंड लगता और एक क्लिक से वो अपना लैपटॉप का सारा काला काम लैपटॉप में ही बंद कर देता। और फिर FBI चाहकर भी उस लैपटॉप का पासवर्ड नहीं तोड़ पाती। इसलिए FBI ने एक प्लान बनाया। FBI के 2 एजेंट फेक हस्बैंड बाय वन के लाइब्रेरी में घुसे। वहीं रॉस एक टेबल पर बैठा किसी कस्टमर की कंप्लेंट का रिप्लाई कर रहा था। FBI वेट कर रहा था कि रॉस अपना मास्टरमाइंड अकाउंट खोले जिससे वो वेबसाइट को हैंडल करता था। जैसे ही रॉस ने कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए अपना मास्टरमाइंड अकाउंट खोला, पीछे खड़े 2 फेक कपल आपस में आर्गुमेंट करने लगे। रॉस का ध्यान भटक गया और जैसे ही रॉस ने लड़ाई का शोर सुनते हुए पीछे देखा, FBI ने तुरंत उस ओपन लैपटॉप को अपने कब्जे में कर लिया। ये सब कुछ इतना परफेक्ट हुआ कि रॉस को 1% भी शक ना हुआ और इसी के साथ डार्क वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट में से एक का एंड शुरू हो गया। रॉस को गिरफ्तार कर लिया गया और सिल्क रोड हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रॉस हमेशा कहता था कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरे आइडिया को नहीं। मेरे यहाँ से हटते ही कोई और नया मास्टरमाइंड रॉस बन के सामने आ जाएगा। और वही हुआ। सिल्क रोड के हटते ही उसकी जगह दूसरी वेबसाइट्स आने लगी, अल्फाबे, हंसा और डजन्स ऑफ न्यू मार्केट प्लेसेस। 2017 में FBI ने एक और सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने पहले अल्फाबे को बंद किया और फिर यूजर को हंसा की तरफ रीडायरेक्ट किया। लेकिन यूजर को ये नहीं पता था कि हंसा पहले ही FBI के कंट्रोल में है। हजारों क्रिमिनल्स खुद अपनी इंफॉर्मेशन एजेंसीज को भेज रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये ऑपरेशन डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल इंटरकवर मिशन माना गया। लेकिन एक बात आज भी सच है कि डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल यूज नहीं करते, जर्नलिस्ट और कई कंट्रीज के लोग यहाँ डाटा सेव करने के लिए डार्क वेब को यूज करते हैं। तो फिर असली सच क्या है? क्या डार्क वेब सच में उतना डेंजरस है जितना मूवीज में दिखाया जाता है? दी डार्क वेब सिर्फ चीजें खरीदने और बेचने के लिए नहीं बना। यहाँ वो खतरनाक काम होते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जैसे रेड रूम का सच, हिटमैन वेबसाइट की रियलिटी और कई ऐसे मामले जो कभी दुनिया के सामने ला ही नहीं गए। अगले पार्ट में हम ये सब कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी नॉलेज को और गेन करने की। अगर नेक्स्ट पार्ट इसी पर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ दिलजीत और आप देख रहे हैं वेंटाई।